हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बीपीएससी करंट अपडेट में। इस वीडियो में हम समर्पण सीरीज जो एडिटोरिया ने चलाया हुआ है, टेट सीरीज है ये 71वीं बीपीएससी के लिए। उसका जो सेक्शनल टेस्ट 10 नंबर हुआ, यानी 10th नंबर का सेक्शनल टेस्ट हुआ, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। आई होप ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे और इस एनालिसिस से आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। भारतीय प्रायद्वीप के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। ठीक है, तो पहला है पूर्वी जेट स्ट्रीम शीत मानसून, पश्चिमी जेट स्ट्रीम गर्मी मानसून। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, मतलब इसमें से कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, नहीं है, आप ध्यान से देख लीजिएगा। तो पूर्वी जेट स्ट्रीम गर्मियों के दौरान दिखाई देती है और भारतीय उपमहाद्वीप पर कम दबाव प्रणाली और नमी के परिवहन को बढ़ाकर दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत को प्रभावित करती है। ठीक है, पूर्वी जेट का ये काम है कि दक्षिण पश्चिम मानसून जो कि गर्मी के टाइम में आता है। ठीक, तो पहला का ये तो क्या हुआ, सही सुमेलित नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि ये गर्मी का मानसून लाता है पूर्वी जेट, और पश्चिमी जेट स्ट्रीम जो है वो सर्दियों में आती है और यह जेट स्ट्रीम हिमालय के दक्षिणी ढलानों के साथ बहती है। हिमालय का दक्षिणी ढलान होता है जो पश्चिमी विक्षोभ लाने के लिए जिम्मेदार है, जो भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में सर्दियों की बारिश का कारण बनता है। उत्तर पश्चिमी हिस्सा यानी जम्मू कश्मीर के साइड वाला हिस्सा जो है उस वहाँ पर ये बारिश का लाने का काम करता है। तो पश्चिमी जेट स्ट्रीम से शीत मानसून आता है और पूर्वी जेट स्ट्रीम से गर्मी मानसून आता है। तो ये दोनों ही सुमेलित हैं, सुमेलित नहीं है। ठीक है, यहाँ पर एक ना तो दो नहीं होगा, इसमें एक और दो दोनों होंगे। ठीक है, सी इसका आंसर होगा। दोनों सही, दोनों गलत हैं। निम्नलिखित जलवायु क्षेत्रों को उनके कोपेन वर्गीकरण से मिलान करें। कोपेन वर्गीकरण बहुत सारे क्षेत्रों के लिए होता है, तो जिसमें से पहला जो है CWG। ठीक है, CWG किसके लिए है, तो ये गंगा का मैदान और पूर्वी राजस्थान के लिए, इसका ऑप्शन 1 होगा। BSHW जो है ये गर्म अर्धशुष्क मैदानी जलवायु है जो उत्तर पश्चिमी गुजरात, पश्चिमी राजस्थान और पंजाब के हिस्से के लिए। ठीक है, कहाँ के लिए, उत्तर पश्चिमी गुजरात और पश्चिमी राजस्थान और पंजाब के कुछ हिस्से के लिए ये क्या करती है, ये गर्म अर्धशुष्क मैदानी जलवायु है। गर्म है और अर्धशुष्क, तो ये कहाँ होगा, गुजरात के पश्चिमी इलाके में और राजस्थान और पंजाब के हिस्से में। तो इसका क्या हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, और AS जो है उसका 2 हो जाएगा। तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पे AS यानी शुष्क ग्रीष्मकाल के साथ मानसून। ठीक है, ये तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पे आती है। EMW जो है वो अब बचा, ये 4 होगा, भारत का पश्चिमी तट गोवा के दक्षिण में। ठीक है, EMW क्या होगा, भारत का पश्चिमी तट गोवा के दक्षिण में। ये लघु शुष्क मौसम के साथ मानसून आता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी। भारत में निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र महाद्वीपीय जलवायु की विशेषताओं, इसमें जो टिक लगाया आप उस पर मत जाइएगा। ठीक है, ये किसी स्टूडेंट का है, तो आप जो मैं बताऊंगी, जैसे इसका 2 का बी बताया, 1 का सी बताया। ठीक है, अब 3 का, भारत में निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र महाद्वीपीय जलवायु की विशेषताओं को प्रदर्शित करता है, तो ये दिल्ली होगा, क्योंकि जितना भी ये तटीय कर्नाटक है, ये केरल है, ये तट से करीब है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तट के करीब। लेकिन महाद्वीपीय जो होता है वो जलवायु जो है वो बताता है दिल्ली और पंजाब सहित उत्तरी मैदान में इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, और ये समुद्री प्रभाव से दूर वाले क्षेत्र हैं। दिल्ली के निकट कोई भी समुद्र तट नहीं है, इसलिए ऐसी महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। भारत में अक्टूबर की गर्मी मुख्य रूप से निम्नलिखित कारणों से होती है। अक्टूबर में गर्मी क्यों होता है, तो मानसून की वापसी के बाद साफ आसमान, उच्च आर्द्रता और बढ़ता तापमान विशेष रूप से उत्तर और मध्य भारत के मैदानी इलाकों में अत्यधिक गर्मी पैदा करता है, जिसे अक्टूबर हीट भी कहा जाता है। अक्टूबर हीट कब आती है, मानसून के बाद उच्च आर्द्रता और तापमान में वृद्धि, उच्च आर्द्रता भी रहेगा और तापमान में वृद्धि भी रहेगी। 5वां क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका बिल्कुल सही है, बी होगा। 5वां, अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ICTZ जेड से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह भूमध्य रेखा पर स्थित एक निम्न दबाव का क्षेत्र है जहाँ व्यापारिक हवाएं चलती है। जुलाई में ICTZ 20 डिग्री नॉर्थ टू 25 डिग्री नॉर्थ अक्षांश के आसपास, इसी को जिसे मानसून गर्त कहा जाता है। ठीक है, तो ये दोनों ही गलत है। क्यों,
क्योंकि ये जो अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र है ये भूमध्य रेखा पे से निम्न दबाव वाला क्षेत्र है, ठीक है, जहाँ व्यापारिक हवाएं नहीं जहाँ व्यापारिक हवाएं मिलती है, ये एक ऐसा क्षेत्र जहाँ हवा ऊपर की ओर बढ़ती है, ठीक है। यहाँ कौन सा हवा है, ऊपर की ओर बढ़ती है, तो ये भी सही है, ऊपर की ओर बढ़ती है और व्यापारिक हवाएं मिलती है। लेकिन यहाँ गलत कथन चुनने के लिए कहा जा रहा है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये सही है बिल्कुल। जुलाई में ICTG 20 डिग्री नॉर्थ टू 25 डिग्री अक्षांश के आसपास स्थित है, जिसे मानसून गर्त कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर गलत कथन दो में से कोई नहीं है, तो ना तो एक ना तो दो होगा। 6 नंबर, भारतीय मानसून के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह एक प्रकार की मौसमी पवन प्रणाली है। और दूसरा, तिब्बती पठार गर्मियों में उच्च दबाव वाले क्षेत्र के रूप में कार्य करता है। तो आपने मानसून जब चैप्टर पढ़ा होगा तो वहाँ पर साफ है कि तिब्बती पठार जो वो उच्च दबाव नहीं, उच्च तापमान लेकिन लो प्रेशर का क्षेत्र रहता है। तो 2 नंबर जो बिल्कुल गलत है, और यह मौसमी पवन प्रणाली ये तो सही है 6 नंबर का। 7 नंबर, तमिलनाडु तट जो है मिलान करना है। लौटता हुआ मानसून कब बनता है, लौटते हुए मानसून के कारण तमिलनाडु तट पे वर्षा होती है, उस टाइम ठंड होता है। पश्चिमी घाट जो है वो पर्वतीय वर्षा करवाती है, ठीक है। और पंजाब हरियाणा में चक्रवाती वर्षा होती है। पंजाब और हरियाणा में क्या होता है, पश्चिमी विक्षोभ से चक्रवाती वर्षा होती है। पश्चिमी विक्षोभ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। वे भूमध्य सागर क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं। वे सर्दियों के दौरान पश्चिमी हिमालय में भारी बर्फबारी के कारण बनते हैं। वे तमिलनाडु में गर्मियों की वर्षा से जुड़े हैं। इसका आंसर 1 और 2 होगा। डी मतलब तीसरा नंबर गलत है, ठीक है। वे भूमध्य सागर से उत्पन्न होते हैं, ये सही है। वे मुख्यतः लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में बर्फबारी का कारण बनते हैं, ये भी सही है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण ये होता है। कथन 3 गलत है, क्योंकि तमिलनाडु में वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून से होती है, पश्चिमी विक्षोभ से नहीं, उत्तर पूर्वी मानसून से। अब 9 नंबर, भारत के अधिकांश उत्तरी, इसमें क्या होगा 1 और 2। 9 नंबर, भारत के अधिकांश उत्तर भागों में उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तो 9 का आंसर क्या होगा, ए और बी दोनों सही है, लेकिन व्याख्या सही नहीं है, इसका बी होगा, ठीक है। उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु भौगोलिक विशेषताओं और ऊंचाई के कारण होती है, ना कि इसलिए कि कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। यही कारण है कि कारण ये सही नहीं है, दोनों आपस में सही है लेकिन कारण सही नहीं है, इसलिए एक बी होगा। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित है, तो इसका क्या आंसर होगा, ए आम्रवर्षा। आम्रवर्षा मानसून से पहले होती है, तो बस वही सही सुमेलित है, बाकी ये तीनों गलत है, ठीक है। 11 नंबर, भूमध्य सागर से उत्पन्न होकर पश्चिमी जेट स्ट्रीम द्वारा भारत में लाई जाती है, कथन संबंधित है। पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ, पीछे हटता मानसून। तो 11 नंबर का क्या होगा, केवल एक सही है कि भूमध्य सागर से उत्पन्न पश्चिमी जेट स्ट्रीम द्वारा भारत में पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ आता है, ठीक है। और ये दूसरा नंबर गलत है, पीछे हटता मानसून सीजन, ये गलत है, तो केवल एक होगा उसका आंसर 11 का। अब 12 का, जेट स्ट्रीम और भारतीय जलवायु के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पूर्वी जेट स्ट्रीम सर्दियों के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप पर हावी रहती है और उत्तरी भारत में पश्चिमी विक्षोभ लाती है, ठीक। दूसरा, पश्चिमी जेट स्ट्रीम गर्मियों के दौरान विकसित होती है और दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत के लिए जिम्मेदार होती है। तो 12 का आंसर होगा ना तो 1 ना तो 2, ठीक है। पश्चिमी जेट स्ट्रीम का जो भी लिखा हुआ है वो पूर्वी जेट के लिए सही है, और पूर्वी जेट का जो भी लिखा हुआ है पश्चिमी जेट के लिए सही है, ठीक है। तो इसका भी होगा डी, ना तो 1 ना तो 2। अल नीनो की विशेषता है, ये 13 का होगा सी। ये आप लोगों को पता होगा कि मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागर में समुद्र सतह के तापमान में असामान्य वृद्धि होने के कारण अल नीनो आता है। इससे अल नीनो के कारण मानसून कमज़ोर होता है भारत में। इसका आगे 14 नंबर में यही है, इसका सी हो जाएगा 13 का। 14 का, अल नीनो के कारण भारत में मानसून कमज़ोर होता है, बिल्कुल सही। 14 का होगा डी। 14 का ए होगा, केवल 1 और 2। अल नीनो भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन को देरी करता है, ये भी सही है। अल नीनो का बंगाल की खाड़ी में चक्रवात संबंधी गतिविधि होती है। 3 नंबर गलत है, बाकी दोनों 1 और 2 सही है, तो इसका आंसर होगा 14 का 1। वह प्राथमिक तंत्र क्या है जिसके मन अल नीनो भारतीय मानसून को प्रभावित करता है, तो 15 का क्या होगा, सोमाली जेट का मजबूत होना। बी, व्यापारिक हवाओं का वॉकर परिसंचरण का कमज़ोर होना, यही होगा व्यापारिक हवाओं का वॉकर परिसंचरण का कमज़ोर होना, ठीक है। 16 का, ला नीना घटनाएं आमतौर पर भारत में मानसून की वृद्धि का कारण बनती है। कारण, ला नीना पूर्वी व्यापारिक हवाओं को मजबूत करता है जो उपमहाद्वीप पर मानसून के प्रभाव को बढ़ाता है। तो 16 का क्या होगा, ए बिल्कुल सही है, कारण भी सही है और उसका स्टेटमेंट दोनों भी सही है, ठीक है।
ला नीना घटनाएं आमतौर पर भारत में मानसून में वृद्धि लाता है और व्यापारिक हवाओं को मजबूत होता है, जिससे अब उपमहाद्वीप में मानसून के प्रभाव को बढ़ाता है। 17 नंबर, तमिलनाडु तट के बारे में निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए। तमिलनाडु तट दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा के समांतर स्थित है। यह दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा के वर्षा छाया क्षेत्र में भी स्थित है। तो 17 का सी दोनों सही है, क्योंकि ये तमिलनाडु का तट जो है दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा के समांतर है, बिल्कुल समांतर, आप मैप में भी देख सकते हैं। और ये दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा से जो बारिश होती है उस टाइम ये तमिलनाडु का जो क्षेत्र है ये वृष्टि छाया का क्षेत्र होता है, ठीक है। 18, गंगा के मैदान में निम्न दाब की द्रोणी दक्षिण की ओर बढ़ने लगती है, आसमान साफ हो जाता है, तापमान में वृद्धि होती है, साथ आर्द्रता भी बढ़ जाती है। सही परिघटना क्या होगा 18 का? बी, लौटता हुआ मानसून। ये सारी घटनाएं किसके लिए परिघटना के लिए? लौटता हुआ मानसून के कारण ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। 19 का ये स्पष्ट सही से नहीं है, कटा हुआ है। 20 नंबर देख लेते हैं। लौह अयस्क के कुल भंडार का लगभग 95% केवल ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्यों में स्थित है। दूसरा, एशिया में लौह अयस्क का सबसे बड़ा भंडार भारत में है। 20 का आंसर क्या होगा? बी, केवल 2 सही है। एशिया में लौह अयस्क का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? भारत में है। निम्नलिखित में कौन सा लौह अयस्क खदान है? ठीक है, तो 21 का होगा डी। तीनों लौह अयस्क के लिए है, कुदेमुख, बेलाडीला, बादाम पहाड़ी। बालाघाट, शिवमोगा और सुंदरगढ़ की खदानें किससे संबंधित है? 22 का होगा मैग्नीज। मैग्नीज यहाँ पर होता है, ये लौह अयस्क को गलाने के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। 23 का होगा, पढ़ते हैं कि बॉक्साइट मुख्य रूप से तृतीयक निक्षेपों में पाया जाता है और लेटराइट चट्टानों से जुड़ा होता है। महाराष्ट्र में कोलाबा, थाने, रत्नागिरी, सतारा आदि बॉक्साइट के महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र हैं। मध्य प्रदेश के बालाघाट, छिंदवाड़ा, निमाड़, मंडला क्षेत्र में बॉक्साइट का उत्पादन होता है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? कितना नंबर क्वेश्चन है? 23, केवल 3। मध्य प्रदेश के बालाघाट, छिंदवाड़ा, निमाड़, मंडला क्षेत्र में बॉक्साइट का उत्पादन होता है, ये गलत है, ठीक है। बाकी ये दोनों सही है, तो गलत कथन ही चुनना था, केवल 3 होगा। भारत में तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है, 24 का बी, मध्य प्रदेश होगा। तांबे का सबसे ज़्यादा उत्पादक मध्य प्रदेश में होता है। निम्नलिखित में कौन सा भारत में अभ्रक उत्पादक क्षेत्र है? तो इसमें हो जाएगा कोडरमा, गया, हजारीबाग, अरावली रेंज, बिंद रेंज। 25 का हो जाएगा ए, कोडरमा, गया, हजारीबाग पठार जो है अभ्रक के लिए उत्पादक क्षेत्र है। तो इस वीडियो में 25 क्वेश्चन को मैंने डिस्कस किया। आप इस क्वेश्चन को देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि एनसीईआरटी पढ़ना भूगोल के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लगभग क्वेश्चन एनसीईआरटी में खनिज चैप्टर आप जब पढ़िएगा या फिर मानसून चैप्टर पढ़िएगा तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो ज्योग्राफी के लिए मैं रेकमेंड करूँगी कि आप लोग एनसीईआरटी को एक बार अच्छे से 1 से 2 बार रिविज़न कर लें, पढ़ लें। और जब आप बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो एनसीईआरटी आपने पहले भी पढ़ा होगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एक बार आप रिवीजन कर लें, ज़रूर रिवीजन कर लें, आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक, और बाकी के और अपडेट के लिए, बाकी के और अच्छे वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दें। थैंक यू सो मच।